हाली उत्पाद सिपाही की बहाली हुई, प्रारंभ हुआ। कुछ लोग दुर्भाग्यवश यहाँ के नौजवान स्वर्गवासी हो गए, उन्हें 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ा। क्या कारण थे उसके, अभी उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने फिर अभी उस पर नीतियों और निर्णयों में अपने बदलाव किए कि अब 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना होगा, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मैं एक बहाली का चर्चा करना चाहता हूं, वो है चौकीदार की बहाली। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला भी था, इस दिशा में उनसे आग्रह भी किया था, लिखित भी आवेदन दिया था। मैं जान रहा हूं कि चौकीदार बहाली हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ, और जैसा सरकार कहती है कि नहीं, यह बैकलॉग था, इसीलिए एससी को आरक्षण नहीं मिला, दलितों को आरक्षण नहीं मिल पाया उसमें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, फिर दलितों को आरक्षण ना मिला तो फिर ईडब्ल्यूएस को क्यों मिला? मेरा पहला प्रश्न उसमें यह है। ईडब्ल्यूएस को तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बैकलॉग था, लेकिन ईडब्ल्यूएस को मिला, उसके रिजल्ट भी आए, उसके चयन भी हुए। तो यह जो चौकीदार की बहाली है अध्यक्ष महोदय, उसके नियमावली मेरे हाथ में है। यह नियमावली पिछली सरकार ने बनाई है, और यह नियमावली ही विरोधाभास है। इस नियमावली में एक बिंदु यह है अध्यक्ष महोदय कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना होगा। बिल्कुल सही, बीट बने, एक पंचायत के 10 बीट बनेंगे, कई 80 घर, 90 घर, 100 घर के, उस बीट का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, फिर आगे कहती है यह नियमावली कि भाई आरक्षण जो लागू होगा जिला स्तरीय होगा, नौकरी जिला स्तरीय होगा। जब आपने यूनिट बीट को मान लिया तो पहले ही जिला उपायुक्त को यह निर्णय करना चाहिए कि कौन बीट रिजर्व होंगे, कौन बीट अनरिजर्व होंगे, जो कोई उपायुक्त ने नहीं किया अध्यक्ष महोदय। अब जो सारे बीट अनरिजर्व रहे, अब उसी में से आदिवासियों को भी कंपटीशन पिछड़ों से सामान्य से करना पड़ा, दलितों का भी कंपटीशन उसी में करना पड़ा। पहले इनको रिजर्व करना चाहिए। तो ये पूरी बहाली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज न कल उच्च न्यायालय इस पूरी बहाली को रद्द करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार रघुवर जी की सरकार थी, आपके अगर ध्यान में हो तो उस समय 13 और 11 जिले की बहाली हुई थी। मैंने उस समय भी कहा था कि ये आज न कल रद्द होगा, रद्द हुआ तो सरकार ने किसी तरह उसकी जान बचाई सुप्रीम कोर्ट में जाके अध्यक्ष मोदी। यही कहानी इसमें है। ये पूरी बहाली गलत है। सरकार को इनसे एक बार संज्ञान लेना चाहिए और इन विषयों को देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा आग्रह होगा कि अनुबंध पर बहाली और आउटसोर्सिंग, ये इस सरकार के जमाने से नहीं है, पुराने जमाने से चल रहा है। लेकिन इस सरकार से लोगों को उम्मीद है। यह बहाली अध्यक्ष महोदय नौजवानों का शोषण भी करता है, और यह बहाली आरक्षण विरोधी भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा जो एजेंसियां जिनको काम मिलता है, बिना पैसे का वो बहाली नहीं करता। मैं चुनौती भरे शब्दों में कह सकता हूं, बिना पैसे लिए नौजवानों की बहाली नहीं करती है। दर्द होता है अध्यक्ष महोदय जब लोग आके कहते हैं कि हमें 30,000 लगा, 40,000 लगा, इसके बाद एजेंसी में उस बहाली के बाद आप भी अध्यक्ष महोदय अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि 40% उसके मानदेय में कटौती की जाती है। एक एक लोगों का यह दर्द है अध्यक्ष महोदय। और वो जो एजेंसी में बहाली हुआ उसमें कोई आरक्षण की नियमावली नहीं है, कहाँ बैकवर्ड, कहाँ आदिवासी, दलित, किसी की बहाली नहीं हो पाती अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बहाली पर सरकार रोक लगा, और रोक लगा तो अगर उसी से करना है, अगर अस्थायी बहाली सरकार की मजबूरी है तो एक नियमावली सामने लाए कि भाई इस आधार पर अस्थायी बहालियां होगी जिसमें नौजवानों का शोषण भी ना हो सके, नौजवानों को आरक्षण का भी लाभ मिल सके, और अध्यक्ष महोदय उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। से इसलिए कह रहा हूं कि आज अनुबंध के बहालियां, आज कोई मर जाए उस एजेंसी की बहाली में तो फिर उनका बाल बच्चा कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं। ये सारी चीज सुनिश्चित हो, ये मेरा आग्रह होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार है। अभी हाल के दिनों में
माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने एक बयान पढ़ा, और ये केवल आज से ही नहीं, पहले मुख्यमंत्री का भी बयान मुझे याद है। दोनों कतरन है मेरे पास, बाबूलाल जी भी बैठे हैं, आदरणीय हेमंत बाबू भी बैठे यहाँ। इन्होंने कहा कि भाई प्रखंड मुख्यालय और अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया। बाबूलाल जी कहते थे कि भ्रष्टाचार इतना है कि हमें रात में नींद नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, सच में ये सबके लिए है, और ये बड़ा बड़ा टास्क है, सच में ये बड़ा टास्क है। इस पर कैसे हम नकेल कसे, इस दिशा में सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। आज आप देखें, मनरेगा जो यूपीए गठबंधन सरकार ने मनरेगा को आगे बढ़ाया, अध्यक्ष महोदय, मनरेगा आज मजदूरों का योजना नहीं, बिचौलियों का सौदा बन के रह गया ब्लॉक कार्यालय में। सारे जॉब कार्ड उनके पॉकेट्स में रहता है, 40% की कटौती होती है। अध्यक्ष महोदय, कहानी ये है, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, ये आज्ञा पूर्वक कहना चाहूंगा कि ये एक विषय, अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक प्रमुख जो सबसे जुड़ा हुआ है, मैं उस ओर ध्यान करना चाहता हूं कि बार बार हम सब देखते हैं, जिस ओर ध्यान पूरे सदन का लाना चाहता हूं कि जो उपायुक्त का व्यवहार, पिछले दिनों आपने देखा कि हमारी एक सदस्य के साथ क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई बार दिशा निर्देश जारी। तो ये सारे अपडेट निकल के आ रही है झारखंड चौकीदार से संबंधित जिन जिलों में भर्ती हुई है, उसमें से प्रदीप जादव जो कि एक गोड्डा के विधायक हैं, पड़ैया हाट से गोड्डा के, तो गोड्डा में यहाँ पर बीट से संबंधित मामला देखने को मिला है और यहाँ बीट वाइज ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अब रही बात, यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात कह दी है एससी रिजर्वेशन को, क्योंकि यहाँ पर हर जिलों में 0 रिजर्वेशन किया गया है, जिस बात को लेकर के इन्होंने इस सदन में बात उठाई है कि ये हाल में कोर्ट में रद्द हो जाएगी। क्या होगा आने वाले दिनों में ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आप सभी छात्र जानते हैं कि झारखंड की सारी बहालियाँ कोर्ट के कटघरे में खड़ी हो जाती है। झारखंड के विभिन्न जिलों में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, चाहे गिरिडीह हो, हजारीबाग में नियुक्ति बढ़ चुकी है, धनबाद में हो चुकी है, गोड्डा में हो चुकी है, अन्य जिलों में जो पेंडिंग बची हुई है, सेकेंड लिस्ट बाकी है, तो उस पर क्या हो सकता है यह भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इस तरह का जो बयान आया है वो देखने वाली है, और आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ जो जवाब दिया है विधायक जी ने, वो बहुत ही सराहनीय है। तो ये सारी अपडेट झारखंड चौकीदार से संबंधित था। आप लोग यदि चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।